एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो प्रीवियस सेशन में हम डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और आज के सेशन में ये टॉपिक हम लोग एंड कर देंगे। आज हम लोग कुछ 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर आज के सेशन में हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर सेकेंड यूनिट में चलेंगे, मतलब हमारा फर्स्ट यूनिट आज के सेशन में एंड हो जाएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि हमने बात किया था डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के लिए दो मेथड और दोनों मेथड से हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो ये इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक का ये क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं दोनों मेथड से कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्यूट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मींस अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। सबसे फर्स्ट एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट हम चलते हैं मेथड 1 से, फर्स्ट मेथड से चलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें मेथड 1। ठीक है, मेथड 1। तो मैं आप लोगों को डीके जो सॉल्व करने का तरीका मैंने दो तरीके से बताया था, जो कि फर्स्ट था बेसिक मेथड और सेकंड था फॉर्मूला बेस्ड। हम दोनों मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स क्या होता है कि जो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है कि वो मतलब हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद भी उसका आंसर सही तरीके से नहीं आता है। उसके पीछे कुछ रीजंस होता है और वो चीज़ हम आज इस क्वेश्चन में समझेंगे कि क्यों जो है डीके का जो फॉर्मूला है वो कभी कभी हमको गलत आंसर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना मेथड 1 पे चलते हैं और मेथड 1 के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट तरीका क्या था कि मुझे हर एक जॉइंट पे जाना है और हर एक जॉइंट पे जाके जो डिग्री ऑफ रोटेशन है उस जॉइंट का मींस मूवमेंट है वो देखना है। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं जॉइंट 1 पे। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, इन सारे जॉइंट्स को नंबरिंग दे देते हैं। ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं। ये इसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल हमारे पास 9 जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हर एक जॉइंट पे चलेंगे और डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स देखेंगे। सबसे फर्स्ट चलते हैं जॉइंट 1 पे। जॉइंट 1 पे डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या मुझे मिलेगा, मतलब क्या उस जॉइंट पे कोई मूवमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो जॉइंट है वो कैसा जॉइंट है, एक फिक्स्ड जॉइंट है। तो फिक्स जॉइंट का कंडीशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉइंट 1 है वहां पे तो मुझे जीरो यहाँ पे मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है, जीरो मूवमेंट मिलने वाला है। इस जॉइंट का कहीं पे भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ना ही एक्स डायरेक्शन में, ना ही वाई डायरेक्शन में, ना ही वहां पे कोई रोटेशन होगा। इसके बाद चलते हैं हम जॉइंट 2 पे। अब जॉइंट 2 पे अगर मैं यहाँ पे जॉइंट 2 की बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ पे हिंज लगा हुआ है। ठीक है, हिंज लगा हुआ है। अच्छा, अगर हिंज नहीं लगा होता तो इस जॉइंट का मूवमेंट कौन कौन से डायरेक्शन में हो सकता था। मैंने बताया था कि अगर मान लो कोई रिजिड फ्रेम है, मीन्स जो फ्रेम होता है उसमें कैसा जॉइंट होता है, रिजिड जॉइंट होता है। तो रिजिड जॉइंट में 3 डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट हो सकता है किसी जॉइंट का। कौन कौन सा डायरेक्शन था, डेल एक्स था, डेल वाई था एंड थीटा था। बट यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मुझे हिंज दिख रहा है। तो हिंज जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रिएक्शन देता है। और रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में देगा, दो डायरेक्शन में देगा, मतलब डेल एक्स एंड डेल वाई। तो डेल एक्स और डेल वाई को तो ये रोकना चाहेगा। तो रोकना चाहेगा, इसका मतलब क्या होगा कि इस जॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ही आ सकता है। ठीक है, रोटेशन ही आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा टू। मतलब मुझे क्या मिला,
जो सेकंड नंबर का जो जॉइंट है वहां पे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया θ2। ठीक है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड जॉइंट पे। अब थर्ड जॉइंट पे चलते हैं, और थर्ड जॉइंट पे यहाँ पे कोई भी सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे कोई भी सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक रिजिड जॉइंट है, और रिजिड जॉइंट में कितने रोटेशन मिलते हैं मैंने बताया था, कितने मूवमेंट हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं, डेल एक्स, डेल वाई एंड थीटा। तो ये चीज यहाँ पे मुझे तीनों के तीनों डायरेक्शन में जो जॉइंट 3 होगा वो मूव कर सकता है, पॉसिबल जो है उसकी पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ θ3, डेल एक्स 3 एंड डेल वाई 3। ठीक है, डेल वाई 3। इसके बाद चलते हैं जॉइंट 4 पे, जॉइंट नंबर 4 पे। अब जॉइंट 4 पे देखिए, जॉइंट 4 और जॉइंट 5, ठीक है, ये दोनों जॉइंट जो है, जॉइंट 4 जो है वो क्या है, वहां पे भी मुझे कोई भी यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब वहां पे कोई भी रिस्ट्रेनमेंट नहीं है। तो वो जॉइंट भी तीनों डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, डेल एक्स में, डेल वाई में और थीटा में। तो यहाँ पे भी सेम सेम कौन सा कंडीशन बन जाएगा, जैसे कि हमने थर्ड जॉइंट के लिए किया था वैसे ही θ4 हो जाएगा, डेल एक्स 4 हो जाएगा एंड डेल वाई 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ पे, जॉइंट नंबर फिफ्थ पे चलते हैं। तो जॉइंट फिफ्थ जो है यहाँ पे भी किसी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मीन्स ये भी जो है एक रिजिड जॉइंट है, और इस कंडीशन में भी 3 रोटेशन मिलेंगे, मीन्स एक रोटेशन और 2 ट्रांसलेशन मिलेगा। तो टोटल जॉइंट का जो मूवमेंट है यहाँ पे भी 3 होगा, मीन्स θ5, डेल एक्स 5 एंड डेल वाई 5, ये 3 हमको मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे मैंने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पे। तो सिक्स्थ पे मुझे मिल रहा है एक हिंज। ठीक है, हिंज जॉइंट मिल रहा है। तो हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है, 2 डायरेक्शन में मुझे क्या करेगा, वो रिएक्शन देगा। वो कैसे होता है इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर मान लो ये यहाँ पे क्या था, एक एंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओपन एंड है, मीन्स यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लगा है। तो जब सपोर्ट नहीं लगा होता है, मतलब अगर ये रिजिड जॉइंट होता तो यहाँ पे 2-3 डायरेक्शन में काम होता। ठीक है, एक तो डेल एक्स इस डायरेक्शन में ये जॉइंट जो है मूव कर सकता था, यहाँ पहुंच सकता था। ठीक है, और दूसरा होगा डेल वाई, और थर्ड होता है रोटेशन, जो कि होता है θz। ठीक है, लेकिन इस एंड में तो क्या लगा हुआ है, हमारा हिंज लगा हुआ है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे हिंज लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, हिंज लगा दिया मैंने कि यहाँ पे एक हिंज जॉइंट है। तो ये हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एक्स डायरेक्शन में आने वाला जो मूवमेंट हो रहा था, और ये जो वाई डायरेक्शन में होने वाला मूवमेंट था, उसको नहीं होने देगा। ठीक है, उसको नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज आएगी, जो कि होगी रोटेशन, जिसको ये हिंज जो है नहीं रोक पाता है। तो इस केस में ये जो जॉइंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ खाली θz के डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, जितना भी लिखते हैं वो हम ये लिख रहे हैं कि एक जॉइंट कौन कौन सा डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिक्स्थ पे देखना, सिक्स्थ पे मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ θ6 मिला। ठीक है, θ6 मिला। इसके बाद चलते हैं 7 पे। ठीक है, 7 पे चलते हैं। तो 7 पे भी क्या है, 7 एक रिजिड जॉइंट है, और रिजिड जॉइंट के केस में भी मुझे सेम, जैसे कि मुझे 3 पे मिला था, 4 पे मिला था, 5 में मिला था, वैसे ही मुझे यहाँ पे 7 में भी मिलेगा। और वो क्या हो जाएगा, θ7, डेल एक्स 7 एंड डेल वाई 7। ठीक है, ये 3 यहाँ पे मुझे देखने को मिल सकता है मूवमेंट। इसके बाद चलते हैं 8th जॉइंट पे।
और 8th जॉइंट पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मुझे कोई रोटेशन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थीटा 8 डेल एक्स 8 और डेल वाई 8। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन में इस जॉइंट की मूवमेंट हो सकती है जॉइंट 8 के लिए। ठीक है, अब 9th पे चलते हैं। और 9th पे देखते हैं। तो 9th पे लगा क्या है, एक रोलर। अब रोलर जो है रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करता है, बट कौन से डायरेक्शन में? सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वर्टिकल डायरेक्शन होगा। इट मीन्स कि जो डेल वाई आ रहा था वो अब नहीं आएगा, और जो मूवमेंट हो सकता है उसका डेल एक्स में भी होगा और थीटा जेड में भी होगा। इस चीज को फिर से बना लेते हैं और बनाकर देखते हैं कि ये कैसा होगा। जैसे कि मान के चलो कि ये एक सिंपल एक रिजिड जॉइंट था। तो रिजिड जॉइंट के केस में कौन कौन से मूवमेंट्स मिल रहे थे? एक ये क्या था हमारा, एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक मुझे मिल रहा था रोटेशन। ठीक है, जो कि था थीटा जेड। तो मैं लिख लेती हूँ इसको डेल वाई डेल एक्स एंड थीटा जेड। बट यहाँ पे क्या लग गया, एक रोलर। यहाँ पे क्या लग गया, एक रोलर। ठीक है, यहाँ पे क्या लग गया, एक रोलर सपोर्ट लग गया। और रोलर सपोर्ट लगने के कारण, ठीक है, रोलर सपोर्ट लगने के कारण ये क्या करेगा, ये एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि कौन सा होता है, वाई डायरेक्शन में ही होता है। तो वाई डायरेक्शन में अगर रिएक्शन प्रोवाइड करेगा तो इस डेल वाई डायरेक्शन में होने वाले मूवमेंट को तो क्या करेगा, ये रोक देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल एक्स होगा डेल एक्स और थीटा जेड, इसे ये रोक नहीं पाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट और हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा 9th जॉइंट के लिए यहाँ पे पॉसिबल है थीटा 9 और है डेल एक्स 9। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स इस पूरे स्ट्रक्चर का, टोटल नंबर ऑफ जो मूवमेंट्स हो सकता है वो मैंने लिख लिया। ठीक है, ये इतने मूवमेंट्स जो है इसमें हो सकते हैं। और जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स का जो मैंने डेफिनेशन बताया था वो क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कि कितने डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और इसका हर एक जॉइंट मूव करने के लिए ये केपेबल है। तो ये मैंने कैलकुलेट जब किया तो ये कितना आ गया यहाँ पे, इस पूरे को अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और ऐड करने के बाद इसको जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वही होगा हमारा डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारा मेथड 1 है जो कि बेसिक मेथड है। ठीक है, बेसिक मेथड जो है ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, बट यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स क्या होता है ना। ऐसे सिर्फ फॉर्मूला रट रट के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट हमको जब बेसिक नहीं पता होगा कि वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा यूजफुल होगा ये चीज। तो यहाँ पे देखो, जब इसको मैं पूरा सम करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा इस पूरे स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके जॉइंट्स का। तो यहाँ पे डीके इज इक्वल टू आ गया, डीके इज इक्वल टू आ गया 19। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू आ गई 19। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं कि सेकंड मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड पे चलते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मेथड 2। और ये क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है,
मैंने फॉर्मूला बताया था डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। कौन से केस में? 2D प्लेन फ्रेम के केस में। अगर यही चीज ट्रस होता तो वहां पे क्या होता? 2J माइनस आर ई। टू क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे सिर्फ दो नंबर ऑफ हमको क्या मिल सकता है? जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। बट फ्रेम के केस में हम क्या लिखते हैं? 3J माइनस आर ई लिखते हैं। 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे तीन डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में हमको क्या मिल सकता है? मूवमेंट मिल सकता है। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक फ्रेम है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2D प्लेन फ्रेम है, प्लेन फ्रेम है, 2D प्लेन फ्रेम है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी के इज इक्वल टू 3J माइनस आर ई, ठीक है, 3J माइनस आर ई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लेते हैं इसमें, और साथ में क्या करेंगे? आर ई निकाल लेते हैं, मीन्स एक्सटर्नल रिएक्शन। आर ई क्या होता है? एक्सटर्नल रिएक्शन होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हो गए? 9 हो गए। कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 जॉइंट्स है। और जो एक्सटर्नल रिएक्शन होगा, एक्सटर्नल जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? यहाँ पे देखो, फिक्स्ड में कितने रिएक्शंस होते हैं? 3, हिंज में 2, रोलर में 1, और यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे हिंज सपोर्ट में 2, ठीक है। तो इस सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर ई के लिए, आर ई इज इक्वल टू, आर ई इज इक्वल टू, इसका हो गया 2 प्लस फिक्स्ड का हो गया 3 प्लस हिंज का 2 प्लस इसका 1, ठीक है। तो टोटल इसका आर ई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 6 7 8। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमको 8 मिला है, और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने डी के इज इक्वल टू 3 इंटू जे था, मीन्स जॉइंट था 9, माइनस आर ई था एक्सटर्नल रिएक्शन 8। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 27 हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी के इज इक्वल टू 19, और ये हमारा आंसर जो है यहाँ से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी के इज इक्वल टू 19 आ गया। और यही 19 जो है, यही 19 जो है हमारा इस मेथड से भी आया था। अब सेकंड मेथड में चलते हैं कि अगर सॉरी, सेकंड मेथड तो कर लिया हमने। अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं कि अगर क्या हो कि जो ये जो मेंबर्स है, जो फ्रेम के जो मेंबर्स है, वो क्या हो जाए? इनएक्सटेंसिबल हो जाए। इनएक्सटेंसिबल मीन्स क्या बताया था मैंने? जिसका लेंथ ओवरऑल क्या हो? कांस्टेंट हो, ना तो उसका लेंथ बढ़ सकता है और ना ही घट सकता है, चाहे कोई भी डिफॉर्मेशन उस स्ट्रक्चर में आ जाए, है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। लिख लेते हैं नोट करके, नोट, if members are inextensible, ठीक है, if members are inextensible, तो इनएक्सटेंसिबल का केस है ये। और इसमें हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेथड से, मीन्स बेसिक मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्या है? मेथड 1। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा? इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, उस केस में क्या होगा? एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको फिर से। ठीक है, यहाँ पे हिंज था और यहाँ पे रूलर, ठीक है।
हिंज और रोलर। ठीक है, यहाँ पे भी हम नंबरिंग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था इनएक्सटेंसिबल जो मेंबर होता है वो एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता और वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं करता है। बट मैंने आगे भी बताया था कि जो फ्रेम का कंडीशन होगा उस केस में क्या होगा, जैसे ही वहां पे डिफ्लेक्शन आता है, मीन्स अगर उस फ्रेम में अगर स्वे आएगा तो स्वे के कारण जो जॉइंट होगा उस जॉइंट में मुझे एक कांस्टेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये बात हमने की थी प्रीवियस सेशन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मुझे ऑलरेडी कोई भी मूवमेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, थीटा मिला था हमको। ठीक है, थीटा मिला था। अच्छा एक मिनट, हम इसको बनाए हुए हैं, ऊपर ही देख लेते हैं इसको। सारे डिफॉर्मेशंस बनाए थे, हाँ इस यहाँ से समझते हैं। अब यहाँ पे देखो जॉइंट 1 पे तो ऑलरेडी कोई भी डिफॉर्मेशन जो है जॉइंट का पॉसिबल नहीं है, मीन्स वहां पे 0 है। तो मेंबर एक्सटेंसिबल हो या फिर एक्सटेंसिबल हो या फिर इनएक्सटेंसिबल हो, दोनों के केस में ये 0 ही रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं सेकेंड जॉइंट पे। तो सेकेंड जॉइंट पे जो देख रहे हैं हम, सेकेंड जॉइंट, उस जॉइंट पे ऑलरेडी क्या लगा हुआ, हिंज लगा हुआ था। तो अगर हिंज लगा हुआ था तो इस जॉइंट के पास भी सिर्फ और सिर्फ एक रोटेशन ही पॉसिबल है। यहाँ पे देखो सिर्फ 2 पे क्या था, रोटेशन ही आ रहा था। बट अगर ये एक्सटेंसिबल मेंबर सिर्फ और सिर्फ रोटेशन दे रहा है, तो अगर इनएक्सटेंसिबल का केस है तो इस केस में तो यहाँ पे इसके पास डेल एक्स भी नहीं है और डेल वाई भी नहीं है, मतलब ये जॉइंट तो ऑलरेडी ही यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल था। इस बात का क्या मतलब हुआ कि 1 और 2 को तो हम पहले से ही इसको फिक्स करके रखे हैं और ऐसे फिक्स किए हैं कि इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। तो अगर इस केस में मैं बोलूं यहाँ पे अगर सारे मेंबर्स एक्सटेंसिबल है तो 1 2 मेंबर पहले से ही क्या था, यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल था। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने पे हमको क्या मिल रहा है, रोटेशन सिर्फ मिल रहा है। और रोटेशन तो हम ऑलरेडी कंसिडर नहीं करते हैं इनएक्सटेंसिबल के केस में, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, डेल एक्स और डेल वाई कंसिडर करते हैं। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड पे देखो, थर्ड पे यहाँ पे 3 अलग अलग डायरेक्शन में मुझे क्या मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है जॉइंट का, मीन्स मूवमेंट मिल रहा है। और यहाँ पे डेल वाई 3 भी डायरेक्शन पॉसिबल था और डेल एक्स 3 भी पॉसिबल था। तो मैंने बताया था कि डेल एक्स और डेल वाई दोनों पॉसिबल नहीं होता इनएक्सटेंसिबल के केस में। बट यहाँ पे ये फ्रेम है, जैसे ही कोई लोडिंग आएगी, स्वे लगेगा, तो डेल एक्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा फॉर 3 4 एंड 7 के लिए। तो इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, डेल वाई को कंसिडर करते हैं और ये डेल वाई जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो क्या होता है, जो इनएक्सटेंसिबल मेंबर होता है वो मूवमेंट को रोकता है। तो मूवमेंट को अगर रोकेगा मतलब क्या होगा कि जो जॉइंट जो हमारा जो जॉइंट 3 जो था, जो वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता था, वो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई 3 जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, मूवमेंट्स नॉट पॉसिबल, या फिर ये लिख लेते हैं एलिमिनेटेड मूवमेंट। एलिमिनेटेड जॉइंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कौन सा कौन सा यहाँ पे डेल वाई 2 जो था, सॉरी डेल वाई जो 3 था वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 पे चलेंगे तो 4 पे भी डेल एक्स डेल वाई और थीटा प्रेजेंट था। तो यहाँ पे डेल एक्स को अगर मैं छोड़ दूं और थीटा को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल वाई को कंसिडर करेंगे। ठीक है, डेल वाई को कंसिडर करेंगे तो डेल वाई 4 भी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
फिर डेल बाय 7 जो है वो भी 0 हो जाएगा, डेल बाय 7 भी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर डेल बाय 5 भी 0 होगा, और डेल बाय 8 भी 0 हो जाएगा, डेल बाय 8 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब के सब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो प्रीवियस सेशन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ अभी क्लियर समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रीवियस सेशन अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ क्लियर समझ में नहीं आएगी। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि इनएक्सटेंसिबल जो मेंबर होता है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्योंकि फ्रेम है तो वो क्या करेगा, कांस्टेंट हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो अगर मैं एक्स मेंबर को छोड़ दूँ, मीन्स एक्स डायरेक्शन को छोड़ दूँ, तो y3 तो 0 होना है। ठीक है, इसको मैं क्रॉस, इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं क्या करूँ, y3 यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे, y4 भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सेवेंथ पे y7 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 पे देखेंगे तो y5 भी 0 हो जाएगा। और 8th जॉइंट पे y8 भी जो है यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, जो कि y डायरेक्शन में मूवमेंट्स को रोक देता है। ठीक है, बट यहाँ पे जब जैसे ही इस फ्रेम में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के चलते क्या होगा इसमें कि ये कुछ ऐसा मूव करने की कोशिश करेगा, और ये जो मूवमेंट होगा, मीन्स यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये यहाँ पे डेल एक्स होगा, और यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, डेल एक्स मिलेगा। और ये जॉइंट भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेल एक्स, यहाँ पे भी डेल एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखना, जो डेल एक्स होगा 3 के लिए, डेल एक्स जो 3 के लिए होगा, डेल एक्स जो 4 के लिए होगा, और डेल एक्स जो 7 के लिए होगा, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होंगे। इस बात का मतलब ये हुआ कि तीनों में अगर सेम अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको एक ही मिल रही है। तो 3 अलग अलग जॉइंट के लिए मैं 3 कैलकुलेट नहीं करूंगी, 3 काउंट नहीं करूंगी, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम 2 ही काउंट, एक ही जो है काउंट करेंगे। ठीक है, डेल एक्स 3, डेल एक्स 4 और डेल एक्स 7 के लिए इस तीनों की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, एक ही काउंट करूंगी। इसका मतलब 2 को क्या करना पड़ेगा, मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 एलिमिनेट कर दी, तो मान के चलो वो क्या हुआ, एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं कि डेल एक्स 3 इज इक्वल टू डेल एक्स 4 इज इक्वल टू डेल एक्स 7। तो इसमें से क्या करें, मैंने इसमें से मैंने क्या किया, 2 को कर दिया एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। क्यों, क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है, और सेम वैल्यू को 3 बार हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एलिमिनेटेड जॉइंट का मूवमेंट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। चाहे वो मैं ये 4 और 7 ले लूँ, या फिर 3 और 4 ले लूँ, या फिर 3 या 7 ले लूँ, मतलब कोई सा भी हम लोग 2 यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हो सकता है। अब यहाँ पे इतनी हमको चीजें मिल गई। अब जो यहाँ पे जो मेंबर 2, 5 और 5, 8 है, तो जिस तरीके से मुझे 3, 4 और 4, 7 के मेंबर में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला था, तो सेम वैसे ही मुझे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलना चाहिए, लाइक दिस, कि यहाँ पे इसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो, और यहाँ पे ये भी डेल एक्स हो। ठीक है, डेल एक्स हो, ये डेल एक्स हो, और यहाँ पे भी इसका क्या हो, कुछ अमाउंट डेल एक्स हो, और यहाँ पे भी डेल एक्स हो। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो मूवमेंट था वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हिंज जो है उसको रोक के रखा हुआ है। तो ये जो हिंज का जो डायरेक्शन है वो क्या करेगा, इस हॉरिजॉन्टल स्वे को रोक के रखेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस 2, 5 और 5, 8 मेंबर पे ये स्वे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये स्वे भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 3 पे तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, इसलिए वहां पे कांस्टेंट स्वे मिल गया और कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। बट यहाँ पे इस कंडीशन में 2 पे हमको क्या मिल रहा है, एक हिंज मिल रहा है। तो हिंज जो है वो क्या करता है, इसको रोक के रखेगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकेगा। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अगर रोकेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा डेल एक्स 5 एंड डेल एक्स 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेल एक्स 2 क्यों नहीं लिए, डेल एक्स 2 क्यों नहीं लिए, देखो यहाँ पे डेल एक्स 2 क्यों नहीं लिए हम लोग, क्योंकि डेल एक्स 2 जो है यहाँ पे पहले ही पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर सिर्फ थीटा 2 ही प्रेजेंट है, थीटा 2 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंज है वो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में मूवमेंट को रोक चुका था। तो अगर यहाँ पे डेल एक्स 2 है ही नहीं तो उसको क्यों हम 0 करेंगे, वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डेल एक्स 5 और डेल एक्स 8 को ही सिर्फ 0 करेंगे। ठीक है, इसको हर एक स्टेप को, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये चीज जो है इसमें पॉसिबल नहीं होगी, ये जो कंडीशन थी वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं होगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे डेल एक्स 5 इज इक्वल टू डेल एक्स 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 0, तो ये भी जो है हमारा एलिमिनेट हो गया। तो अब टोटल नंबर्स काउंट करो कि कितने एलिमिनेट हुए रोटेशंस, कितने डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट जो भी बोले, कितना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टोटल, 9 यहाँ पे अगर एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे डी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। जब एक्सटेंसिबल का केस था तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी कितनी, इसकी वैल्यू आई थी 19। ठीक है, 19 आई थी, 19 आई थी इसकी वैल्यू। और जब जैसे ही मैंने उसको क्या किया, इनएक्सटेंसिबल किया, तो 9 जो डिस्प्लेसमेंट थे वो क्या हो गए, रुक गए, मीन्स उसमें उस डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे टोटल अभी भी कितना बच रहा है, 10 मूवमेंट्स हो सकते हैं उस स्ट्रक्चर के, उस स्ट्रक्चर के जॉइंट्स में 10 मूवमेंट्स जो है आ सकते हैं। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमने देख लिया बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। कौन सी कंडीशन में, जब मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 10। अब इसका जो सेकंड मेथड था, सेकंड मेथड था जो कि था फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, मेथड 2, इससे भी देख लेते हैं इनएक्सटेंसिबल का केस, मेथड 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, डी के इज इक्वल टू, अभी तक फॉर्मूला में क्या किए थे, 3j माइनस आर ई किए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे एक्सटेंसिबल मेंबर्स को, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जो इसका फॉर्मूला होता है डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस ये जो m होता है ना, वो क्या होता है, ये होता है मेंबर्स। यहाँ पे m लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे m लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू मेंबर ऑफ, नहीं, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, यहाँ पे m क्या है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना होगा, काउंट करते हैं इस स्ट्रक्चर का, काउंट करते हैं कितना होगा यहाँ पे मेंबर्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितना यहाँ पे 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 10 मेंबर्स है तो यहाँ पे m की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10, तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू 9, माइनस आर ई कितना आया था हमारा 8 आया था, माइनस m कितना आया है 10। तो मेंबर्स कितने हैं, इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या है 10 है। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10,
19 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। 9 इसकी वैल्यू आ रही है। बट हमारा जो क्वेश्चन जो हम जब सॉल्व किए थे फर्स्ट मेथड से, तब तो हमारा आंसर 10 आया था। बट हमने तो फॉर्मूला सही यूज किया है, 3j माइनस आर ई माइनस एम, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला सही यूज किए तो फिर हमारा आंसर 9 क्यों आ रहा है? यहाँ पे क्या ऐसी गलती हो रही है? देखो, इसलिए हम लोग बेसिक मेथड पे गए थे। ठीक है, बेसिक मेथड के बारे में पता होना बहुत जरूरी था। यहाँ पे गलती क्या हो रही है पता है आप लोगों को? यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे देखना, इस स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज समझना, जो मेंबर 1 2 था, ये जो मेंबर 1 2 था वो ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल के केस पे है, इनएक्सटेंसिबल केस में है। अब ये लिखा नहीं है, बट इसकी कंडीशन को समझना कि यहाँ पे क्या लगा है, फिक्स्ड, और यहाँ पे लगा है हिंज। इसका मतलब ये मेंबर तो ऑलरेडी क्या था, इनएक्सटेंसिबल था। मतलब मुझे इनएक्सटेंसिबल के मेंबर में इसे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल का कंडीशन लगा हुआ है। तो मतलब बाकी जो मेंबर्स है 2 3 3 4 4 7, 4 से 5, 7 से 8, 5 से 6 और 8 से 9, ये सारे मेंबर एक्सटेंसिबल थे, जिसे मुझे कन्वर्ट करना था किसमें, इनएक्सटेंसिबल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से। यहाँ पे जो मेंबर्स हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम लोग टोटल 10 मेंबर्स ना लेके यहाँ पे हम लोग टोटल 9 मेंबर्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 मेंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ 9 मेंबर्स लेंगे। रीजन क्या था? क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर 1 2 था वो ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल था। ठीक है, कैसे समझ में आया? क्योंकि वहां पे जो कंडीशन लगा हुआ है फोर्सेस का, मीन्स वहां पे जो रिएक्शंस आ रहा है सपोर्ट का, वो पहले से उसे क्या बना रहा है, इनएक्सटेंसिबल बना रहा है। कि अगर एक एंड से फिक्स लगा हो, सेकेंड एंड में अगर हिंज लगा हो, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंड से क्या कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर है, यहाँ पे मुझे 9 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे, यहाँ पे अगर मैं 9 कंसिडर करूं, 9 कंसिडर करूं, तो यहाँ पे 9 कंसिडर करते हैं। 9, 8 माइनस 9 माइनस 9, तो यहाँ पे फिर इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10। तो 19 माइनस 9 गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 10। रीजन क्या था, लिख लेते हैं। रीजन क्या था? मेंबर 1 2 is already inextensible। ठीक है, so here we will not consider। ठीक है, we will not consider। ठीक है, इसलिए यहाँ पे m इज इक्वल टू हो गया 9। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी के इज इक्वल टू 10 निकल के आया। तो इसलिए फॉर्मूले को सिर्फ हमको रटना नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात यही है। क्योंकि क्यों हम लोग इन सारे मेथड्स को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, रीजन यही है कि हमको सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है। बेसिक हमको पता होना चाहिए कि दोनों मेथड, जब हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी निकाले या फिर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स निकाले, तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर पूरा तरीके से डिपेंड नहीं होंगे। देखो, फॉर्मूले के थ्रू हम जब सॉल्व किए तो क्या आया था, आंसर हमारा गलत आ गया था। तो रीजन यही था क्योंकि वो मेंबर जो है वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये स्ट्रक्चर में, ये जो मेंबर था वो क्या था, इनएक्सटेंसिबल कंडीशन में था। लिखा कहीं नहीं रहेगा, बट हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, डी के कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट चलते हैं बेसिक मेथड से और उसके बाद फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम बनाएंगे इसे भी, बस इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उस चीज को देखो। ये हमने देख लिया बेसिक मेथड से, बेसिक मेथड से इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है। कौन सी कंडीशन में, जब मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 10। अब इसका जो सेकंड मेथड था जो कि था फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, मेथड 2, इससे भी देख लेते हैं इनएक्सटेंसिबल का केस, मेथड 2, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला इससे क्या बनेगा, फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, मैंने क्या बताया था, डी के इज इक्वल टू, अभी तक फॉर्मूला में क्या किया था, 3j माइनस आर ई किए थे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे एक्सटेंसिबल मेंबर्स को, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, जो इसका फॉर्मूला होता है डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस ये जो m होता है ना, वो क्या होता है, ये होता है मेंबर्स। यहाँ पे m लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे m लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m इज इक्वल टू मेंबर ऑफ, नहीं, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। यहाँ पे m क्या है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना होगा, काउंट करते हैं इस स्ट्रक्चर का, काउंट करते हैं कितना होगा यहाँ पे मेंबर्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल कितना यहाँ पे 10 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 10 मेंबर्स है तो यहाँ पे m की जगह वैल्यू पुट करेंगे 10, तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 3 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स इज इक्वल टू 9 माइनस आर ई कितना आया था हमारा 8 आया था, माइनस m कितना आया है 10। तो मेंबर्स कितने हैं, इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या है 10 है। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 8 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10, 19 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। नाइन इसकी वैल्यू आ रही है। बट हमारा जो क्वेश्चन जो हम जब सॉल्व किए थे फर्स्ट मेथड से, तब तो हमारा आंसर 10 आया था, बट हमने तो फॉर्मूला सही यूज किया है, 3j माइनस आर ई माइनस एम, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला सही यूज किए तो फिर हमारा आंसर 9 क्यों आ रहा है, यहाँ पे क्या ऐसी गलती हो रही है। देखो, इसलिए हम लोग बेसिक मेथड पे गए थे, ठीक है, बेसिक मेथड के बारे में पता होना बहुत जरूरी था। यहाँ पे गलती क्या हो रही है पता है आप लोगों को, यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पे देखना, इस स्ट्रक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को हम क्या कर रहे हैं, इनएक्सटेंसिबल कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज समझना, जो मेंबर 1 2 था, ये जो मेंबर 1 2 था वो ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल के केस पे है, इनएक्सटेंसिबल केस में है। अब ये लिखा नहीं है बट इसकी कंडीशन को समझना कि यहाँ पे क्या लगा है फिक्स्ड और यहाँ पे लगा है हिंज, इसका मतलब ये मेंबर तो ऑलरेडी क्या था, इनएक्सटेंसिबल था। मतलब मुझे इनएक्सटेंसिबल के मेंबर में इसे कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल का कंडीशन लगा हुआ है। तो मतलब बाकी जो मेंबर्स है 2 3 3 4 4 7 4 से 5 7 से 8 5 से 6 और 8 से 9, ये सारे मेंबर एक्सटेंसिबल थे जिसे मुझे कन्वर्ट करना था किसमें, इनएक्सटेंसिबल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा देखना ध्यान से, यहाँ पे जो मेंबर्स हम लोग ले रहे हैं इसमें हम लोग टोटल 10 मेंबर्स ना लेके यहाँ पे हम लोग टोटल 9 मेंबर्स ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 मेंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ 9 मेंबर्स लेंगे।
रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर 1 2 था वो ऑलरेडी इनएक्सटेंसिबल था। ठीक है, कैसे समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन लगा हुआ है फोर्सेस का, मीन्स वहाँ पे जो रिएक्शंस आ रहा है सपोर्ट का, वो पहले से उसे क्या बना रहा है, इनएक्सटेंसिबल बना रहा है। कि अगर एक एंड से फिक्स लगा हो, सेकेंड एंड में अगर हिंज लगा हो, तो क्या उसकी लेंथ बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि वो दोनों एंड से क्या कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर है, यहाँ पे मुझे 9 कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे, यहाँ पे अगर मैं 9 कंसिडर करूँ, 9 कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे 9 कंसिडर करते हैं। 9, 8 माइनस 9 माइनस 9, तो यहाँ पे फिर इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10। तो 19 माइनस 9 गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 10। रीजन क्या था, लिख लेते हैं। रीजन क्या था, मेंबर 1 2 is already inextensible। ठीक है, so here we will not consider। ठीक है, we will not consider। ठीक है, इसलिए यहाँ पे m इज इक्वल टू हो गया 9। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी के इज इक्वल टू 10 निकल के आया। तो इसलिए फॉर्मूले को सिर्फ हमको रटना नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात यही है। क्योंकि क्यों हम लोग इन सारे मेथड्स को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, रीजन यही है कि हमको सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, बेसिक हमको पता होना चाहिए कि दोनों मेथड, जब हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी निकाले या फिर डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स निकाले, तो हमको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर पूरा तरीके से डिपेंड नहीं होंगे। देखो फॉर्मूले के थ्रू हम जब सॉल्व किए तो क्या आया था, आंसर हमारा गलत आ गया था। तो रीजन यही था क्योंकि वो मेंबर जो है वो इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये स्ट्रक्चर में ये जो मेंबर था वो क्या था, इनएक्सटेंसिबल कंडीशन में था। लिखा कहीं नहीं रहेगा, बट हमको समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स, डी के कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट चलते हैं बेसिक मेथड से, और उसके बाद फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम बनाएंगे इसे भी, बस इसमें थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होगा, उस चीज को देख लेते हैं। मेथड 1, ठीक है, मेथड 1 पे चले। सबसे फर्स्ट चलते हैं, हर एक जॉइंट का रोटेशन देख लेते हैं। हर एक जॉइंट का रोटेशन देखते हैं। अच्छा, इसके भी पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और यहाँ पे हमारा जॉइंट 10। ठीक है, ये हमारा जॉइंट हो गया 10। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर एक जॉइंट का देखना है कि कितना यहाँ पे रोटेशन आ सकता है। ठीक है, कितना रोटेशन यहाँ पे आ सकता है, हर एक जॉइंट का मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मूवमेंट देखना है। तो 1 पे चलते हैं। तो 1 पे तो क्योंकि ये फिक्स्ड है, ठीक है, 1 पे क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड के कंडीशन में तो मैंने पहले भी बात किया है कि ये क्या होता है, 0 होता है। तो मैं इसको यहाँ पे 0 लिख लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं सेकेंड जॉइंट पे। ठीक है, सेकेंड जॉइंट पे चलते हैं। अब सेकंड जॉइंट की बात करूं, तो सेकंड जॉइंट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलर इस जॉइंट पे नहीं दिख रहा, बट ये आगे ये मेंबर जो है गया हुआ है। ठीक है, जो कि एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे।
बट पर्टिकुलर जॉइंट 2 पे मुझे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी मुझे टोटल अगर मूवमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा थीटा 2, डेल एक्स 2 एंड डेल वाई 2, ठीक है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे चलेंगे तो थर्ड पे देखो, थर्ड पे भी कैसा जॉइंट है, रिजिड जॉइंट है। और रिजिड जॉइंट का काम क्या होता है, 3 डायरेक्शन में मूवमेंट देने का। तो ये भी सेम वैसे ही हो जाएगा, थीटा 3 डेल एक्स 3 एंड डेल वाई 3, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं 4 पे चलते हैं। देखो ये तरीका बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही इजी है ये, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान रखनी होगी, बहुत ज्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा कि जब हम लोग मेंबर को इनएक्सटेंसिबल बोलते हैं तो उस कंडीशन में कितने मूवमेंट्स को हमको एलिमिनेट करना है, वो चीज सीखना पड़ेगा और वो चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज भी इजीली आप लोग समझ जाओगे, क्वेश्चन के साथ हम लोग सीख लेंगे इस चीज को। तो ये हमारा क्या हुआ, जॉइंट नंबर 4। जॉइंट नंबर 4 पे भी देखो थीटा 4 यहाँ पे मिलेगा, डेल एक्स 4 मिलेगा और डेल वाई 4 भी मिलेगा, ठीक है, ये चीज मिलेगी हमको। इसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ भी सेम वही कंडीशन है, रिजिड जॉइंट का। यहाँ पे भी कोई मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा, तो थीटा 5 भी मिलेगा, डेल एक्स 5 भी मिलेगा एंड डेल वाई 5 भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ पे, ठीक है, सिक्स्थ पे चलते हैं। अब सिक्स का कंडीशन थोड़ा समझने का है, जो कि हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी समझे थे, सेम वैसे ही। क्योंकि यहाँ पे 2 डायरेक्शन के मूवमेंट को तो ये रोक देगा, मीन्स डेल एक्स और डेल वाई के मूवमेंट को रोक देगा। तो सिर्फ एक ही बचेगा, जो कि क्या होगा, मूवमेंट या फिर स्लोप बोल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, थीटा 6 ही यहाँ पे अवेलेबल है जहाँ पे ये जॉइंट जो है मूव कर सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, थीटा 6 को कंसिडर किया। इसके बाद चलते हैं 7 पे। तो 7 जो है वो भी एक रिजिड जॉइंट है, 8 भी कैसा एक रिजिड जॉइंट है। दोनों पे हम लोगों को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिल रहा, मतलब उसमें भी क्या होगा, तीनों ये जो हमारे पास जो रोटेशन होने के या फिर डिस्प्लेसमेंट होने के जो डायरेक्शंस है, वो दोनों के लिए भी सेम कंडीशन आने वाला है। तो लिख लेते हैं थीटा 7 डेल एक्स 7 डेल वाई 7, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 8 पे चलते हैं। 8 के लिए भी मैंने सेम बताया, क्या होगा, थीटा 8 डेल एक्स 8 एंड डेल वाई 8, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम 9th पे चलते हैं। तो 9th पे देखना क्या लगा है, रोलर लगा हुआ है। रोलर कितने रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, एक ही प्रोवाइड करता है, प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं उसे भी अच्छे से। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिल रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो सकती है। कौन कौन से डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में और दूसरा रोटेशन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 9th पे क्या मिलेगा, थीटा 9 मिल सकता है और डेल एक्स 9 भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 10th पे। हमारे पास एक और जॉइंट है जो कि कितना है, जो कि है 10th नंबर का। तो 10th नंबर का जो जॉइंट है, इसमें देखिए वो क्या है, वो एक है हिंज, ठीक है, हिंज है। तो जिस तरीके से हम लोग जॉइंट 6 को डील किए, सेम वैसे ही उसको 10 को भी डील करेंगे, ठीक है। तो हिंज जो होता है वो क्या करता है, 2 डायरेक्शन में रोटेशन रेस्ट्रिक्शंस देता है, मीन्स रिएक्शन देता है। तो एक ही डायरेक्शन ऐसा हुआ जहाँ पे उस जॉइंट का मूवमेंट हो सकता है, जो कि क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा 10, ठीक है, थीटा 10। तो ये हमारे पास इतने डायरेक्शन में हमको, जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल था तो मुझे इतने डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है, इतने डायरेक्शन में मुझे मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है जब मेंबर्स क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो क्या करें, हम इन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। मीन्स हमको क्या करना है, इसको पूरा सम करना है और सम करने पे हम डी के कैलकुलेट कर लेंगे, डी के इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐड करो, 3 6 9 12, ठीक है, 15 18
19, 20, 21, 22, 22 आ रहा है, ठीक है, 22 आ रहा है, ठीक है, 22 आ रहा है, हाँ ठीक है, 22 आएगा हमारा यहाँ पे आंसर इसका। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ, जब मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल। मेंबर का एक्सटेंसिबल या इनएक्सटेंसिबल कुछ नहीं बताएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ लिख दिया कि डीके कैलकुलेट करना है, तो हम उसको नॉर्मल समझ के, मीन्स एक्सटेंसिबल मेंबर समझ के ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है, ठीक है, 22 आ रहा है। अब इसके बाद अगर मान लो मैं लिखूँ यहाँ पे कि इफ मेंबर्स आर, नोट करके लिखा, if members are inextensible, ठीक है। अब इस कंडीशन में कितने मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट छिन जाएंगे। बात सिंपल सी यही है। इनएक्सटेंसिबल क्या करता है, इनएक्सटेंसिबल मेंबर क्या करता है, कुछ मूवमेंट्स को क्या करता है, छीन लेता है, मीन्स उस डायरेक्शन में रोटेशन या फिर मूवमेंट होने से ही रोक देता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वैसे भी मुझे एक भी वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट 1 पे तो नहीं मिली थी, 2 पे मिली थी, मीन्स 2 पे वाई डायरेक्शन पे मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 पे भी 0 हो जाएगा, 5 पे भी 0 हो जाएगा, 4 पे भी 0 हो जाएगा, 8 पे भी 0 हो जाएगा, और 7 पे भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स हमको टोटल 6 डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट 0 हो जाएगा इनएक्सटेंसिबल कंडीशन के कारण। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल वाई कौन सा था, डेल वाई 2, 3, डेल वाई 2 इज इक्वल टू डेल वाई 3 इज इक्वल टू डेल वाई डेल वाई 4 5, डेल वाई 4 5, डेल वाई 4, डेल वाई 5, फिर डेल वाई 6 नहीं, 7 और 8 है, डेल वाई 7 इज इक्वल टू डेल वाई 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। क्यों 0 हुआ, इन सब का रीजन हम लोग देख चुके हैं, बार बार उसी चीज को पढ़ के हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसको प्रीवियस सेशन में या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में देखना, डिटेल में मैंने बताया इस बारे में, ठीक है। तो डेल वाई 2, डेल वाई 3, डेल वाई 4, डेल वाई 5, डेल वाई 7, डेल वाई 8, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये मेंबर इनएक्सटेंसिबल है और इसकी मूवमेंट वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, तो 2, 3, 4, 5, 7 और 8 में जो है वो 0 हो गया। बट अब बात करते हैं एक्स का, ठीक है। अब एक्स का टर्म देखते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, रोटेशन, यहाँ पे कोई लोड लगा, तो लोड के कारण ये मेंबर में आएगा स्वे। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो डेल एक्स 3 था, वो डेल एक्स 3 का जो अमाउंट जितना आएगा, उतना ही डेल एक्स 4 का अमाउंट आएगा, और उतना ही अमाउंट डेल एक्स 7 का भी आएगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल होते हैं ना, तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट अमाउंट का आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे 3 4 7 के लिए 3 4 7 के लिए 3 4 7 के लिए डेल एक्स 3 इज इक्वल टू डेल एक्स 4 इज इक्वल टू डेल एक्स 7। तो अगर तीनों में सेम अमाउंट का आ रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ कि तीनों का जो रोटेशन है, वो तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वहां पे एक ही है, जो कि तीनों जॉइंट में मिल रहा है। तो हम उसको 3 बार कंसिडर नहीं करेंगे, उसको सिर्फ एक बार ही कंसिडर करेंगे। तो अगर एक बार कंसिडर किया, इस बात का मतलब क्या हुआ कि तीनों को सिर्फ एक ही कंसिडर करना है, मतलब मुझे 2 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं इस 2 को रैंडमली क्या करूं, एलिमिनेट कर दूं, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे 2 5 और 8 पे, ठीक है, 2 5 और 8 पे चलते हैं। तो मेंबर 2 5 और 8 में जो डेल एक्स होगा, जो डेल एक्स आने वाला है ना, डेल एक्स 2, डेल एक्स 5 और डेल एक्स 8, तो क्या यहाँ पे डेल एक्स 2, डेल एक्स 5 और डेल एक्स 8 आ सकता है क्या, यहाँ पे मुझे बताना। क्योंकि ये जो मेंबर 2 से जो 10 है, मेंबर 2 10 जो है,
वो क्या कर रहा है, इस चीज को होल्ड करके रखा है इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे रोटेशन जो है नहीं मिल सकता, मीन्स सॉरी रोटेशन नहीं, यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं मिल सकता। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो x2 होगा, ठीक है, x2 x5 और x8 होगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, x2 x5 और x8 जो है वो 0 हो जाएगा। देखो जॉइंट 2 पे हमको मिल रहा है ना डेल x2, फिर 5 पे भी मिला डेल x5 और 8 पे भी मिला डेल x8, मतलब इन तीनों की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस मेंबर में यहाँ पे क्या लगा है, हिंज लगा है, और हिंज जो है उसको लगाया ही इसलिए गया है कि वो क्या करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने वाले मेंबर्स के रोटेशन को, मूवमेंट को क्या करे, रोक के रखे, मीन्स होल्ड करके रखे। तो इसके कारण यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और क्या है, 2 5 और 8, ठीक है, 2 5 और 8, 2 5 और 8, डेल x2 डेल x5 एंड डेल x8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज मेंबर 210 holds in x direction, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों की तीनों रोटेशन जो हो रहे थे एक्सटेंसिबल के केस में, अब इनएक्सटेंसिबल के केस में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने एलिमिनेट हो गए, ये हम लोग एलिमिनेट का लिख रहे हैं, कितने एलिमिनेट हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे 11 जो है एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 11 जो है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 11 मूवमेंट्स जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, टोटल मूवमेंट्स eliminated due to inextensible members। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, तो जब 11 आ रहा है, कौन से केस में, इनएक्सटेंसिबल मेंबर जब लग रहा है, तो वो क्या किया, 11 मूवमेंट्स को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, मीन्स हटा दिया। तो डी के जब हम लोग एक्सटेंसिबल के केस में कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया था, 22 आया था। तो जब 22 जब क्या था, टोटल था एक्सटेंसिबल के केस में, बट जैसे ही मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल हुआ तो 11 उसमें से और माइनस हो गया। तो अभी पॉसिबल डी के कितना आएगा, यहाँ पे डी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 माइनस 11। ठीक है, 22 माइनस 11, तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 11। समझ में आ गया होगा, आई होप अब आप लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझने का है कि कहाँ पे हमको कौन से मेंबर को एलिमिनेट करना है, मीन्स कौन से रोटेशन को या कौन से मूवमेंट को हमको एलिमिनेट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेथड 1 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड मेथड से, इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले से। सेकंड लिख लेते हैं यहाँ पे, मेथड 2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डीके का, नॉर्मल डीके जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ये हम लोग पहले निकालते हैं इसको एक्सटेंसिबल के केस में, तो लिख लिया मैंने 3j माइनस आर ई। ठीक है, अब 3, इसके बाद j की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ जॉइंट्स देख लेते हैं। टोटल यहाँ पे 10 नंबर ऑफ जॉइंट्स था, 10 है। ठीक है, आर ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, आर ई इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, टोटल कितना हो गया, 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे भी मुझे आर ई की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई।
तो यहाँ पे 8 है और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स 10 है। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिख लिया 8 माइनस आर ई की वैल्यू लिख दिया, सॉरी 10 नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस आर ई की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे लिख लिए 30 हो गया, 30 माइनस 8 किया तो 22, यही हमारा वैल्यू आया था डीके का। ठीक है, डीके का वैल्यू हमारा आ गया था। और अब ये किसके लिए था? एक्सटेंसिबल के लिए था। अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं इनएक्सटेंसिबल कंडीशन के लिए। तो इनएक्सटेंसिबल का जब कंडीशन आएगा तो लिख लेते हैं यहाँ पे नोट करके, इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है फिर हमारा? डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई माइनस एम। एम क्या होता है? एम होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। कौन से? इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमारा कितना आया है? इसकी वैल्यू हमारी आ गई 22। ठीक है, माइनस अब एम करते हैं, अब एम काउंट करते हैं। इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेंबर्स काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे 11 मेंबर्स है। और यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है पहले से इनएक्सटेंसिबल की कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हर एक जॉइंट, हर एक मेंबर का एक एंड जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो एक मेंबर था उसके दोनों एंड में क्या लगा था? सपोर्ट लगा था। तो वो उसको तो क्या बनाया? इनएक्सटेंसिबल बनाया। बट इस केस में वैसा नहीं है। यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स जो है वो एक्सटेंसिबल के केस में है। मतलब इस ये एक्सपैंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो मुझे जब यहाँ पे इसको इनएक्सटेंसिबल करना है तो मुझे सारे मेंबर्स को ही कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे देखो 11 नंबर ऑफ यहाँ पे मेंबर्स है। ठीक है, 11 नंबर ऑफ मेंबर्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? माइनस कर दूंगी 11 से। तो डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देख लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं बीम का। ठीक है, बीम का क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है बीम का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको भी हम एक काम करते हैं, हम इसको भी दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से देखेंगे। फर्स्ट है मेथड नंबर 1, मेथड 1। ठीक है, मेथड नंबर 1। अब मेथड 1 पे चलते हैं, जॉइंट ए पे चलते हैं। फर्स्ट जॉइंट ए पे चलते हैं। यहाँ पे तो मुझे जीरो मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। इस बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों जीरो होता है। ठीक है, अब चलते हैं जॉइंट बी पे। तो जॉइंट बी पे मुझे कितना यहाँ पे जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल सकता है? देखो ये क्या है? एक रोलर है। रोलर में मतलब क्या हो सकता है? दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। एक तो थीटा बी और दूसरा हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब कि डेल एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में मुझे मिल सकता है मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सी पे। अब अभी तक हम लोग कहीं पे भी, अभी तक हमारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी बीच में जो इंटरनल हिंज नहीं था, तो इंटरनल हिंज में नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने होंगे वो कैसे समझ में आएगा हमको? ये चीज हम देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं जॉइंट जो हमारा सी है, इंटरनल हिंज का जो मूवमेंट होता है उसको समझने के लिए इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो एक इंटरनल हिंज लगा हुआ है। ठीक है, लोडिंग आई और लोडिंग के कारण इसमें किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। और मान के चलो कि डिस्प्लेस होके ये जो इंटरनल हिंज है वो यहाँ कहीं पे आ गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे आ गया। तो यहाँ पे देखना इसका कितने डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। और मान के चलो ये जो मेंबर था वो कुछ इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में जो है मूव हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंबर का मूवमेंट हो गया।
यहाँ पे फिर से बनाते हैं, मान के चलो ये ऐसा मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखूं अगर मैं कि यहाँ पे मुझे कितना डायरेक्शन में मूवमेंट मिल रहा है, तो फर्स्ट है एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है जो कि है डेल एक्स, ठीक है। एक है वाई डायरेक्शन में, ये हो जाएगा डेल वाई, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे रोटेशन जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, थीटा थीटा वन और यहाँ पे थीटा टू। तो टोटल यहाँ पे 4 नंबर ऑफ मीन्स 4 नंबर ऑफ यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 4 नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट उस जॉइंट पे आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सेकंड में, मीन्स सी पे क्या लिखेंगे, थीटा सी 1, थीटा सी 2, डेल एक्स सी और डेल वाई सी। ये इतना जो है मुझे यहाँ पे इस जॉइंट में, इस जॉइंट का जो मूवमेंट है इतने डायरेक्शन में क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं डी पे। तो फिर डी जॉइंट जो है, डी क्या है, एक रोलर है, और रोलर पे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, लोड आएगा, जिसके कारण यहाँ पे भी 2 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, थीटा डी, और हो सकता है डेल एक्स डी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ई पे चलते हैं, और ई पे देखते हैं, तो ई पे हो सकता है थीटा ई, डेल एक्स ई एंड डेल वाई ई, ठीक है। ये 3 हो सकता है। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है जो कि पॉसिबल है, ठीक है, जो कि क्या पॉसिबल है इन केस ऑफ इस लोडिंग के कंडीशन में, मतलब इस बीम के कंडीशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ जॉइंट जो है यहाँ पे डिस्प्लेस हो सकता है। इसको पूरे को हम अगर काउंट कर लें तो ये काउंट करने पे कितना आ जाएगा, काउंट करते हैं इसको, डी के इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यहाँ पे 11 नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है 11 नंबर ऑफ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मैं क्या करूं, मेंबर्स को कर दूं इनएक्सटेंसिबल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल के केस में क्या होगा, इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल। तो अगर मेंबर्स इनएक्सटेंसिबल होंगे तो एक्स डायरेक्शन के जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। मेंबर्स के जो मूवमेंट्स हो रहे थे एक्स डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, सब रुक जाएगा, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एक्स बी डेल वाई सी डेल एक्स डी, सॉरी डेल एक्स बी डेल एक्स सी डेल एक्स डी और डेल एक्स ई, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लिख लेते हैं डेल एक्स बी इज इक्वल टू डेल एक्स सी इज इक्वल टू डेल एक्स डी इज इक्वल टू डेल एक्स ई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x टर्म ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एक बीम है, और बीम के लिए जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होने के जो चांसेस है वो कौन से डायरेक्शन में होंगे, x डायरेक्शन में ही होंगे। तो ये इतना जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 को अगर मैं एलिमिनेट करूँ तो यहाँ पे 11 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा डी के निकालने के लिए। तो यहाँ पे एलिमिनेटेड मूवमेंट्स कितने हो गए, ये हो गया 4। तो यहाँ पे टोटल डी के कितना आ जाएगा, डी के इज इक्वल टू 11 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 7। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले के थ्रू कैसे सॉल्व होगा। लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड,
ठीक है। सेकंड मेथड में फॉर्मूला जो था वो क्या था, डी के इज इक्वल टू डी जे माइनस आर ई, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने होंगे। अच्छा, माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्यों चेंजेस आएगा, क्योंकि इस बीम में एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट था, ठीक है। इंटरनल हिंज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये इंटरनल हिंज के कारण कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हमको देखने को मिलेगा। वो कितना था, टोटल 4 था, देख लेते। थीटा C1, थीटा C2, डेल एक्स सी और डेल वाई सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो 4 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो 4 है। यहाँ पे किया मैंने 3 × 4 प्लस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिलीज कितना बताया मैंने, 4 बताया। क्या क्या था, थीटा C1, थीटा C2 एंड डेल एक्स एंड डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमको एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट मिला, और साथ में यहाँ पे मिला, यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस। तो एक्सटर्नल रिएक्शन देख लेते हैं और मेंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 4 5, तो टोटल 5 है, टोटल 5 हो जाएगा। माइनस कर दिया 5 प्लस एम क्या होता है, मेंबर होता है। वो मेंबर कितना हो जाएगा, मेंबर भी काउंट कर लेते हैं। मेंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितने मेंबर हो जाएंगे, 4 मेंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कौन सा केस है, एक्सटेंसिबल का केस है। तो यहाँ पे इसको काउंट कर लेते हैं, 12 + 4 - 5, ठीक है। 12 + 4 - 5, तो ये यहाँ पे डी के इज इक्वल टू आ गया 11, ठीक है। डी के इज इक्वल टू आ गया 11। तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना आ गया, 11 आ गया। और और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसको अगर मुझे सॉल्व करना होता इनएक्सटेंसिबल के लिए, तो वहां पे मैं क्या करती, मेंबर्स की वैल्यू क्या करते हम लोग, वहां पे 4 पुट कर देते, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, मेंबर्स है 4 मेंबर्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कि इसको एक बार इनएक्सटेंसिबल के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, if members are inextensible, ठीक है। तो अगर इनएक्सटेंसिबल है तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे m की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो डी के इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस, यहाँ पे कर देंगे 4, क्योंकि m क्या था, नंबर ऑफ मेंबर्स था इनएक्सटेंसिबल का। तो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ जाएगा, डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा डी के हम लोग कैलकुलेट कर लिए दोनों मेथड से, और दोनों ही मेथड से मुझे आंसर जो है क्या मिला, सेम मिला। 11 और 7 मिला था सेकंड मेथड से, और यहाँ पे भी देखो 7, और यहाँ पे भी मुझे 11 ही इसकी वैल्यू आई थी। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा ये टॉपिक जो होगा यहीं पे एंड होगा, ठीक है। और ये चैप्टर भी इसके साथ ही डिग्री ऑफ काइनेमेटिक्स के साथ यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलेंगे। तो आज के सेशन में हम इसको इतना ही करते हैं, ठीक है। और आगे जो भी सेशन होगा हम उसमें अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।